नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ और नॉर्सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो इस चैनल के ऊपर आता है वो आप लोगों तक पहुंचे, ऐसी हमारी अप्रोच रहती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, कुछ ट्रिकीनेस है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि द नर्स आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बने हुए हैं। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एज ए नर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन सा साइड इफेक्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट है फेब्राइल रिएक्शन, सेकंड है हाइपोथर्मिया, थर्ड है डिस्निया और फोर्थ है जनरलाइज रेस। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? साइड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि दो ऑपोजिट ऑप्शन जब भी किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो तो जवाब उसी में से बनता है। जैसा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फेब्राइल रिएक्शन और सेकंड ऑप्शन कह रहा है हाइपोथर्मिया, मतलब एक में है हाइपरथर्मिया, एक में है हाइपोथर्मिया। जब दो ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से होता है। और डेफिनेटली करेक्ट आंसर जब वैक्सीन लगता है तो फेब्राइल रिएक्शन होती है, हाइपरथर्मिया होता है, ना कि हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। फेब्राइल रिएक्शन जो होता है वो साइड इफेक्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाइपोथर्मिया इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और डिस्निया दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और जनरल रेस जो होते हैं ये साइड इफेक्ट में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये तीनों ही खोटे जवाब है। ए करेक्ट आंसर है और ए में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेब्राइल रिएक्शन दैट इज ए साइड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक से हैंडल किया, बहुत शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पेशेंट इज एडमिटेड विद कोलीलिथियासिस। बीमारी क्या है? कोलीलिथियासिस। और कोलीलिथियासिस क्या होता है? स्टोन इन द गोल ब्लैडर। इसको गोल स्टोन भी बोलते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है कोलीलिथियासिस। एंड हैज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और गोल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो बाइल के फ्लो के अंदर वो रुकावट करता है, और बाइल के फ्लो में जब रुकावट होती है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, लीवर के बाद का जॉन्डिस, इसको हम पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन सा क्लिनिकल साइन जो है वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उस क्लाइंट के अंदर ऑब्जर्व करेगी। एक मरीज है, एडमिट हुआ है और कोलीलिथियासिस की प्रॉब्लम लेके एडमिट हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसको हो चुका है। कौन सा क्लिनिकल साइन आप ऑब्जर्व करेंगे उस क्लाइंट के अंदर? फर्स्ट है क्लियर स्ट्रो यूरिन, सेकंड है व्हाइट स्क्लेरा, थर्ड है क्ले कलर स्टूल और लास्ट है रेड नेल बेड्स। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जॉन्डिस होता है तो उसका इंपॉर्टेंट साइन है कि यूरिन कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो ये तो खोटा जवाब है। व्हाइट स्क्लेरा नहीं रहेगी, स्क्लेरा कैसी हो जाएगी? येलो हो जाएगी। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा देखने को मिलता है जॉन्डिस में। कारण चाहे कुछ भी हो, प्री हिपेटिक हो, हिपेटिक हो या पोस्ट हिपेटिक हो, मतलब हिमोलाइटिक हो, हिपेटोसेलुलर हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो। और रेड नेल बेड्स जो होता है वो जॉन्डिस में नहीं होता है, येलो कलर के नेल हो जाते हैं। तो ए, बी और डी ये तीनों तो खोटे होंगे। जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो बाइल जो है वो स्टूल के साथ में मिक्स नहीं हो पाता है, और जब वो स्टूल के साथ में मिक्स नहीं होगा तो स्टूल का कलर जो है वो क्ले कलर का हो जाएगा। स्टूल का कलर जो है वो बिना बाइल का स्टूल होगा, और बिना बाइल के स्टूल का कलर कैसा होता है? क्ले कलर स्टूल। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है कोलीलिथियासिस वाले मरीज में। कारण कोलीलिथियासिस उसमें करता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी।
ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पास में है ट्रिक, हर एक क्वेश्चन के पास में है कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन के अंदर है कंसेप्चुअल बात। और ये कंसेप्चुअल बात तब समझ में आती है जब आपने कंसेप्चुअल थ्योरी पढ़ रखी हो। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंसेप्चुअल थ्योरी और समझना चाहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन और करना चाहते हैं एम्स नॉरसेट को क्रैक, तो आज ही जुड़ जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से। लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही साइनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको करवाता है कंसेप्चुअल स्टडी, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज असेसिंग, नर्स असेस कर रही है एक क्लाइंट को जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई है। मरीज को क्या बीमारी है? गैस्ट्रोएंटराइटिस है। और उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस के वाले मरीज को हाइपोवोल्यूमिया के लिए आप असेस कर रहे हो, क्योंकि गैस्ट्रोएंटराइटिस में डायरिया वॉमिटिंग होता है ना, इसमें डायरिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। और डायरिया वॉमिटिंग की वजह से वॉल्यूम की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन हो जाती है बॉडी की। तो हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन के लिए आप असेस कर रहे हो। कौन सी लैब रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हेल्प करेगी नर्स को ये कंफर्म करने के लिए कि मरीज में वॉल्यूम की डेफिशिएंसी है? ऐसी कौन सी लैब वैल्यू है जो ये बताएगी कि हाँ मरीज में वॉल्यूम की कमी है, उसमें वॉल्यूम डेफिशिएंट है? फर्स्ट है हिमेटोक्रिट 55%, सेकंड है पोटेशियम 5 मिलीग्राम पर लीटर, थर्ड है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.016 और लास्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 18 ग्राम परसेंटेज मिलीग्राम पर डीएल। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी लैब वैल्यू हाइपोवोल्यूमिया के बारे में बताएगी। तो देखिएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है यहाँ पे नॉर्मल है ना, ये 18 जो है वैल्यू ये नॉर्मल है, 0 to 25 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 1.016 है। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.016 से लेके 1.022 होती है। तो अगर वहाँ पे हाइपोवोल्यूमिया का इंडिकेशन ये बनती तो ये हायर की तरफ होती, जबकि इसकी वैल्यू तो लोअर की तरफ है, ये 1.016 है। यूरिन जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब ज्यादा होती है तो हाइपोवोल्यूमिया होता है, जब ये कम होती है तो डाइल्यूशनल यूरिन होता है, हाइपरवोल्यूमिक कंडीशन होती है। तो ये लोअर साइड में है, तो ये भी यहाँ पे खोटा जवाब हो गया। और पोटेशियम 5 जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो 3 लैब वैल्यू है बी, सी और डी, ये तीनों ही नॉर्मल है, जो हाइपोवोल्यूमिया को इंडिकेट नहीं करती है। जबकि ए जो है हिमेटोक्रिट ये ज्यादा है, ये बढ़ा हुआ है, और हिमेटोक्रिट का बढ़ा हुआ मिलना, आरबीसी का ज्यादा मिलना, हीमोग्लोबिन का ज्यादा मिलना और पैक्सेल वॉल्यूम जो है उसका ज्यादा मिलना हाइपोवोल्यूमिया को इंडिकेट करता है, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। जब भी बॉडी में हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन होगी, बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूम जो अंदर के फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है, जो हिमेटोक्रिट है, जो पैक्सेल वॉल्यूम है, उसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा ना। नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम का 45% ब्लड सेल होती है और यहाँ पे 55% होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो डेफिनेटली सेल का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है वहां पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन के अंदर परसेंटेज वैल्यू में लैब वैल्यू बढ़ने वाली जो होती है वो है हिमेटोक्रिट। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर ऑफ कोडीन 60 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, आईएम 60 मिलीग्राम कोडीन मरीज को प्रिस्क्राइब हुआ है। अवेलेबल वाइल जो है उसमें कोडीन है 30 मिलीग्राम 1 ml के अंदर, है ना। जो वाइल है उसमें 30 मिलीग्राम कोडीन है पर ml के अंदर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्रग वुड द नर्स एडमिनिस्टर, कितना ड्रग वॉल्यूम जो है वो नर्स एडमिनिस्टर करेगी, है ना, कितना कोडीन एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। 30 मिलीग्राम पर ml में और 60 मिलीग्राम जो है वो ऑर्डर किया गया है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। डिजायर डोज कितनी है, देनी कितनी है आपको 30 मिलीग्राम, जो है ऑर्डर कितनी है 60 मिलीग्राम, और आपके पास में अवेलेबल कितनी है 30 मिलीग्राम, और ये 1 ml के अंदर है। तो कितना हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, तो कितना देंगे आप 2 ml देंगे। कितना कोडीन देंगे 2 ml। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा डी, दैट इज 2 ml। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 0.5, 1 और 1.5 बिल्कुल खोटा जवाब है।
2 ml जो है वो करेक्ट आंसर है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत बढ़िया। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है, इस लोगों के साथ में ये है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये जो ऐप है, ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत मददगार बनेगा इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। इस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। कुछ चीजें इन फ्यूचर आने वाली है, कुछ चीजें फ्री रहेगी, कुछ चीजें पेड रहेगी, लेकिन ये ऐप आप लोगों के लिए मददगार रहेगा, ये बात कंफर्म है। इसी कड़ी के अंदर इस ऐप के ऊपर एक पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि एमपीसीएचओ के एग्जाम के लिए हमने खास तौर पे प्रिपेयर की गई। इस टेस्ट सीरीज का चार्ज है मात्र 299 रुपए, 299 रुपीज इसका चार्जेज है, जो कि ऐप का मेंटेनेंस चार्जेज है। इस पे आपको मिल रहा है 1000 प्लस एमसीक्यूज। एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर ये बनाए गए एमसीक्यूज है। तो अगर आप एमपीसीएचओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा टेस्ट सीरीज। आज ही परचेज करें 299 में। परचेज करने का तरीका सिंपल है कि आपको फोन पे या गूगल पे ये पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 299। पेमेंट करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम आपकी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर देगी और उस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सकते हो। 1000 प्लस एमसीक्यूज एमपीसीएचओ के सिलेबस पैटर्न पे तैयार किए गए। ये इंफॉर्मेशन थी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर आप एमपीसीएचओ का सिलेबस पैटर्न पे थ्योरी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है इसी ऐप के ऊपर, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तरीका सेम है और आप थ्योरी लेक्चर का भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम कंटिन्यू करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, और इनको समझने के लिए अगर आप थ्योरी लेक्चर को अटेंड करना चाहते हो तो पहुंच जाओ ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी टीम नोवल की, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। द नर्स इज असेसिंग एन एल्डरली क्लाइंट एट ए नर्सिंग होम, which of the following finding would not be considered a normal part of aging process। मतलब आप एक नर्सिंग होम के अंदर एक एजिंग पर्सन को इवेलुएट कर रहे हो, तो कौन सा एजिंग पर्सन का नॉर्मल तरीका नहीं है। मतलब कुछ चीजें नॉर्मल है, कुछ चीजें अबनॉर्मल है, तो आपको अबनॉर्मल चीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लेन ऑफ ए ड्राई माउथ, तो विद द एजिंग माउथ ड्राई होता है, ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल नहीं है। दूसरा है लॉस ऑफ 1 इंच ऑफ हाइट इन द लास्ट ईयर, पिछले साल 1 इंच हाइट कम हो गई, ये भी एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस है, अबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि विद द एज जो है वो आदमी थोड़ा झुक जाता है तो उसकी हाइट जो है थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। स्टिफ एंड जॉइंट, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, एजिंग प्रोसेस है, अबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही उम्र के साथ में होने वाले चेंजेज है, ये नॉर्मल है, ये किसी बीमारी को इंडिकेट नहीं करते। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है रेल्स बाइलेटरली ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन, जब आप चेस्ट का ऑस्कल्टेशन करते हैं तो दोनों साइड के अंदर आपको रेल्स साउंड वहां पे हर्ड होते हैं। अगर बाइलेटरल रेल्स साउंड हर्ड हो रहे हैं, रेल साउंड आ रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल है, ये बीमारी को इंडिकेट करता है, चेस्ट में इंफेक्शन को इंडिकेट करता है। ये चाहे उम्र हो चाहे ना हो, किसी में भी ये साउंड सही नहीं है, तो ये बीमारी को इंडिकेट करता है। डी जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ए, बी और सी जो आंसर नहीं बनेंगे, तो डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और जवाब लिखिएगा। ए क्लाइंट एट द क्लिनिक रिपोर्ट टू द नर्स, नर्स को क्लाइंट क्या बोल रहा है, आई हैव ट्रबल सीइंग साइन एट ए डिस्टेंस, मतलब दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, बट नो ट्रबल टू सीइंग थिंग्स क्लोज अप, पास की चीजों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, पास की चीजों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म फॉर दिस विजन प्रॉब्लम, इस विजन प्रॉब्लम के लिए करेक्ट टर्म क्या है, मायोपिया, एमेट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, हाइपरोपिया
या एस्टिग्मेटिज्म। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मरीज का कंप्लेन क्या है कि आई हैव ट्रबल इन सीइंग ए डिस्टेंस, दूर की चीजें नहीं दिखती है। इसका मतलब मरीज को दूर दृष्टि दोष है। मरीज को कौन सा दोष है? दूर दृष्टि का दोष है, दूर की दृष्टि का दोष है। हाँ, मारवाड़ी में दोष लग जाता ना, 2 लाख हो गए, दोष लग गया, दूर की दृष्टि का दोष लग गया। पास की चीजों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है नियर की साइट जो है, साइटेडनेस, मतलब पास की चीजों को देखने का पंगा नहीं है। तो इसको दूरदृष्टि दोष बोल दो, नियर साइटेडनेस बोल दो, एक ही बात है। दूरदृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, ये कंडीशन कहलाती है मायोपिया। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेडिकल टर्म है मायोपिया, इंग्लिश टर्म है नियर साइटेडनेस और हिंदी टर्म है दूरदृष्टि दोष। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया के लिए हम काम में लेते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीजें दिखती है, निकट की दृष्टि में दोष है, मतलब पास की चीजें नहीं दिखेगी और दूर की चीजें दिखती है। यहां पे दूर की चीजें नहीं दिखती है, पास की चीजें दिखती है। तो ये होने का रीजन होता है कि रेटाइना से पहले इमेज बन जाती है ना। मायोपिया के अंदर इमेज रेटाइना से पहले बनती है और हाइपरोपिया के अंदर इमेज रेटाइना के बाद में बनती है। मायोपिया में इमेज रेटाइना से पहले बनती है, हाइपरोपिया में इमेज रेटाइना के बाद में बनती है। तो जब इमेज रेटाइना के बाद में बनती है तो आपको कॉनकेव टाइप का लेंस काम में लेना होता है जो पहले लेगा है इमेज को, और जो इमेज रेटाइना से पहले बनती है कि आपको कॉन्वेक्स टाइप का लेंस काम में लेना, उबार वाला, ताकि इमेज बाद में बने। ये 2 ऑपोजिट कंडीशन रहती है, विजन से संबंधित है। यहां पे आपको पूछा है दूरदृष्टि दोष के बारे में, नियर साइटेडनेस के बारे में, तो जवाब बनेगा मायोपिया। अगर आपको पूछ ले निकट दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस, तो इसका जवाब बनता है हाइपरोपिया। एक ऑप्शन लिखा हुआ है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया जो होता है ये नॉर्मल विजन है। ये कैसा विजन है? नॉर्मल विजन है, ये नॉर्मल विजन है। और एस्टिग्मेटिज्म जो है इसका नियर साइटेडनेस या दूर साइटनेस से कोई मतलब नहीं है। इसमें अलग अलग पॉइंट के ऊपर विजन होता है ना। एक ही बार में डिफरेंट पॉइंट के ऊपर विजन होता है। जब एक ही बार में अलग अलग पॉइंट पे विजन होता है तो इसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी का संबंध इससे नहीं है। और डिटेल लेक्चर के लिए आप ज्वाइन करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे करवाई जाती है कंप्लीटली कंसेप्चुअल स्टडी। हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाता है बेसिक के साथ में, ताकि आप जिंदगी में उसको कभी ना भूलें और हमेशा तैयार रखें। चाहे आंधी हो, तूफान हो, आधी रात को भी आपको कोई उठा के पूछे तो आप बंद आंख से भी बोल सकते हो ये बताए अब सोने दे भाई, सो जा। तो ये कब होता है? जब आपके पास में कंसेप्ट है, जब आपके पास में स्मार्ट स्टडी है। गधा स्टडी मत करिएगा, स्मार्ट स्टडी करिएगा, कंसेप्चुअल स्टडी करिएगा। स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी सफलता का मंत्र सिद्ध होगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है जो साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एक मरीज है जिसमें आप असेस कर रहे हो साइन किसके? इंक्रीज आईसीपी के साइन आप चेक कर रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली इंडिकेटर? कौन सा अर्ली इंडिकेटर है इंक्रीज आईसीपी का? एक मरीज में आप इंक्रीज आईसीपी के साइन चेक कर रहे हो, इंक्रीज आईसीपी का अर्ली इंडिकेटर कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट है वाइड पल्स प्रेशर, सेकंड है डिक्रीज इन द पल्स रेट दैट इज ब्रेडिकार्डिया, थर्ड है डायलेटेड फिक्स प्यूपिल और फोर्थ है डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज आईसीपी कब होता है? जब हेड को इंजरी होकर ब्रेन अफेक्ट होता है, ब्रेन को इंजरी होता है, सेरिब्रल एडिमा होता है। क्या होता है? सेरिब्रल एडिमा, इंक्रीज आईसीपी, ब्रेन इंजरी, तीनों एक ही टर्म है। जब सेरिब्रम का एडिमा होता है, आईसीपी बढ़ती है, ब्रेन को इंजरी होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, तो जिस ऑर्गन का कंप्रेशन होता है, जिस ऑर्गन को टूपा लगता है, उस टूपे लगने वाले ऑर्गन का नाम है ब्रेन, है ना। मारवाड़ी में एक बहुत फेमस वर्ड है टूपा लगना। टूपा लगना मतलब किसी का गला दबा देना, टूपा। तो यहाँ पे ब्रेन को टूपा लगा रहा है एडिमा, जो सेरिब्रम का हुआ है। और किसी भी आदमी को जब टूपा लगता है तो उसको सांस नहीं आती है, और यहाँ पे ब्रेन को जब सांस नहीं आएगी तो ब्रेन जो है वो थोड़ा डापाचूक हो जाएगा, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो गड़बड़ाने लग जाएगा। तो सबसे अर्लीस्ट साइन जो होता है इंक्रीज आईसीपी का,
और ब्रेन इंजरी का वो होता है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन ने आपको यही पूछा है अर्ली इंडिकेटर कौन सा है। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो इंक्रीज आईसीपी या सेरेब्रल एडिमा का अर्ली इंडिकेटर है। वाइडन पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया या डायलेटेड फिक्स प्यूपिल जो होते हैं ये लेट साइन के अंदर आते हैं, और ये जो चेंजेज है ये वाइटल में चेंजेज है। वाइडन पल्स प्रेशर और ब्रेडिकार्डिया जो है ये वाइटल चेंजेज है, और इंक्रीज आईसीपी में वाइटल में चेंजेज जो होते हैं वो लेट साइन के रूप में वहां पे आते हैं, और जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होता है वो अर्ली साइन में आता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट बाय ए क्लाइंट हु इज टेकिंग टोपिरामेट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट हैज अंडरस्टूड द नर्सेज इंस्ट्रक्शन। टोपिरामेट दवाई आप दे रहे हैं मरीज को, कौन सा जो है साइन जो है स्टेटमेंट जो है वो आप समझ गए हैं। जो लेडी क्लाइंट टोपिरामेट ले रहा है वो कौन सी चीज इंडिकेट करती है कि क्लाइंट जो है वो समझ चुका है नर्स के इंस्ट्रक्शन को। फर्स्ट है आई विल टेक द मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले मैं दवाई ले लूंगा। आई विल ड्रिंक 8 to 10 ounce ग्लास ऑफ वाटर ए डे, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीऊंगा। आई विल ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट, लेऊंगा मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। आई मस्ट टेक द मेडिसिन विद ए मील और स्नैक, मील और स्नैक के साथ में मैं मेडिसिन लूंगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा टोपिरामेट दवाई के पीछे कंसेप्ट आपको पता होगा तो जवाब दे पाएंगे आप आराम से। टोपिरामेट दवाई जो होती है वो रीनल स्टोन का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? रीनल स्टोन। मतलब ये दवाई का एक साइड इफेक्ट है कि किडनी स्टोन बनाती है, रीनल स्टोन बनाती है। रीनल स्टोन की बनने को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी। अगर मरीज बोल रहा है कि मैं 8 से 10 आउंस ग्लास ऑफ वाटर डेली लूंगा, इसका मतलब वो समझ चुका है आपके इंस्ट्रक्शन को, उसको समझ आ गई बात कि इससे रीनल स्टोन होता है और तुम्हें पानी ज्यादा पीना है। तो ये मरीज पानी ज्यादा पीने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। टोपिरामेट दवाई को बेड टाइम खाने के बाद में या इसके साथ में प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट लेने का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का टोपिरामेट के साथ में कोई रिलेशन या कोई कंसेप्चुअल बात है नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि 8 से 10 ग्लास आउंस जो है वो वाटर डेली का इंटेक करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी यहाँ पे आंसर बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस ऐप लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। ये सब करने के बाद में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगे टीम नोवल के संग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? कुछ टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। फ्यूचर में भी बहुत सारा कंटेंट इस ऐप के ऊपर आपको मिलने वाला है, जिसका फायदा उठा के आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हो। इस ऐप के ऊपर कुछ चीजें फ्री रहेगी, कुछ चीजें पेड रहेगी। जो पेड चीज है अभी ऐप के ऊपर अवेलेबल है वो है MPCHO टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं टीम नोवल के द्वारा। ये MCQ जो है वो MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बनाए हुए हैं। अगर आप इस MCQs का फायदा उठाना चाहते हैं, MPCHO से पहले एक परफेक्ट अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? सिर्फ 299 रुपए पे करने हैं। फोन पे या गूगल पे कर सकते हो 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे और गूगल पे करके 199 रुपीज को पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को अभी परचेज कर सकते हो और एक बेहतरीन तैयारी MPCHO के एग्जाम की कर सकते हो। अगर आप चाहते हो थ्योरेटिकल लेक्चर तो वो भी अवेलेबल है MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर, वो भी आप परचेज करके अपना इंपॉर्टेंट भविष्य निर्माण कर सकते हो थ्योरी लेक्चर को अटेंड करके। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं, MPCHO टेस्ट सीरीज और थ्योरी लेक्चर जो टीम नोवल आपको प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज ही परचेज करिए, नंबर है 7272029029 और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना, नॉट सेट और ESIC की प्रिपरेशन करना,
कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, 30 के 30 दिन क्लास, 6 महीने का ये अपना बैच रहता है। 2:30 बजे से क्लासेस लगती है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, जहां पे करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग आज ही ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे और शुरू कर दीजिए एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की गति और जुड़ जाइए और आगे बढ़िए टीम नोवेल के संग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।